प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे पेयर होता है, पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन होंगी, यानी कि एक जोड़ा गिवन होगा यहाँ पे, उसकी हम बात करेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये होता है कि यदि आपको कोई भी एक वेरिएबल गिवन है और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि लीनियर की हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो यहाँ पे 1 होगी। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जो होती है हमारी एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी जैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2x + k 3y = 5। तो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे इक्वलिटी का, देखो यहाँ पे इक्वल साइन आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इसके बाद 2, यानी कि 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमारी हमेशा चेंज होती रहती है। कि सपोज करो एक एक्सरसाइज में हमारी वैल्यू अलग है, उसकी दूसरी एक्सरसाइज में अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स। नॉर्मली हम इन्हें x, y, z, t, u और v, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो x, y, z होते हैं इनकी वैल्यू आप देखेंगे किसी एक्सरसाइज में x, y, z की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, अगले जैसे एक्सरसाइज आप चेंज करते हैं या क्वेश्चन चेंज करते हैं, x, y, z की वैल्यू डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, तो वे हमारे वेरिएबल्स होते हैं और इन हमें नॉर्मली x, y, z, t, u, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि दो इक्वेशंस होंगी। लीनियर यानी कि वेरिएबल जो होगा हमारा x, y, z कुछ भी होगा, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 होगी वहाँ पे। इक्वेशन यानी कि साइन वहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होगा, और वेरिएबल्स हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम यहाँ पर अपने इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन फॉर्म इन टू वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम इक्वेशन को लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन, ये शॉर्ट में हम इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ई क्यू के ऊपर एन लगा देते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो होती है हमारी ax + के by और +c = 0। ये x है हमारा यहाँ पे, दिस इज x। तो ax + के by + c = 0, ये हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में टू वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ये जो हमारा x है और ये जो हमारा y है, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ये जो आपको a दिख रहा है, ये b दिख रहा है, ये c दिख रहा है, ये a b c हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं रियल नंबर्स, यानी कि तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं r ये बिलोंग करता है, का साइन है यहाँ पे, और r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो a b c हमारे यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होती हैं, और x और y हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो कितने तरीके का सॉल्यूशन होता है? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का पेयर है हमारे पास, तो उसका जो सॉल्यूशन है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, दो तरीके के हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं इसके। एक होता है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, और एक होता है हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। ये होता है हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं SOL, ठीक है। तो समझ जाना आप, सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो एक हमारा यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ग्राफ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, और एक होता है हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है वो भी 3 तरीके के होते हैं नॉर्मली यहाँ पे, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे यहाँ पे, 2 और 3, तीसरे की बात नहीं करेंगे यहाँ पे।
एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि प्रतिस्थापित करते हैं वैल्यूज़ को तो वहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकलता है। इसके बाद होता है हमारे पास एक एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और एक तीसरा मेथड भी होता है, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। तो केवल दो मेथड की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है जिसे हम विलोपन विधि बोलते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है विलोपन, विलोपन कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब एक्स और वाई में से किसी एक को विलोपित कर देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल जाती है। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो मेथड आते हैं, ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना, दूसरा अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ठीक है, और उसमें भी एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आता है एलिमिनेशन मेथड। इन दो मेथड्स की हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपके काम का है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो सॉल्यूशन हम निकालते कैसे? सबसे पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो इक्वेशंस दे रखी होंगी। दो इक्वेशन का मतलब है दो लाइन हमें यहाँ पे गिवन होंगी, ठीक है, तो उसी के बेस पे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड का थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड कैसे काम करता है। तो टू लीनियर इक्वेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे टू लाइंस गिवन है आपको, ठीक है, उससे आपको जो स्टेप है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं, ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड देखिए, ग्राफिकल मेथड, तो हमारा जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हमें क्या गिवन होगा, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यानी कि दो इक्वेशन दे रखी होंगी। किस तरीके की? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ऐसी दे रखी होगी यहाँ पे, एक दे रखी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की दो लाइन हमें यहाँ पे दे रखी होंगी, ठीक है। दो इक्वेशन का मतलब है दो लाइन ये हमारी यहाँ पे बनाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमें इस तरीके की एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। यदि हम x को 0 रखें तो y बराबर 6, y बराबर 6 हमने यहाँ पे मान लिया कि कहीं यहाँ पे है 6। y को 0 रखेंगे तो x बराबर 6, x बराबर 6 हमने कहीं यहाँ पे मान लिया। इन दोनों को मिला दीजिए तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और जो a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, ये भी एक लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कौन कौन से केस हमारे यहाँ पे बन सकते हैं? केस हमारे 3 बन सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। पहला केस क्या हो सकता है समझिए यहाँ पे। पहले केस में ये हो सकता है हमारे पास कि ये जो दोनों लाइन हैं वो हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहने का मतलब ये है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लें, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लें और वो एक दूसरे के बराबर ना हो, ठीक है, ऐसा केस हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि एक लाइन ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, यानी ना कहीं पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और जब ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट यानी कि जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं वो हमारा कंसिस्टेंट होंगी यहाँ पे। और कंसिस्टेंट का मतलब यानी कि वहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये चेक करते हैं। यदि कंसिस्टेंट है तो वहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वहाँ पे होंगे, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने a1 अपॉन a2 निकाला है, यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है,
और C1/C2 के बराबर है। मतलब ये A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर आ रहे हैं। जब तीनों बराबर आते हैं तो इस केस में भी हमारा कंसिस्टेंट ही होता है, ठीक है। और इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। और ये हमारी लाइंस कैसी होती हैं यहाँ पे, इसका मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो इस तरीके से सपोज करो ये लाइन हमारी जा रही है यहाँ पे, तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर देखो ऐसे बना दीजिए यहाँ पे। तो ये हमारी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन होती है इसका मतलब वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब वो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे भाई एक लाइन है आपके पास, इसी के ऊपर आप दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है। और जब इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे हो जाएंगे। तो एक दो केस आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। अब तीसरा केस और देखिए। तीसरा केस हमारा ये हो सकता है, तीसरे केस में देखिए, तीसरा केस हमारा ये हो सकता है कि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो जाए, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। तो इस केस में हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है यानी कि नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट बोले तो नो सॉल्यूशन, यानी कि वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ग्राफ से समझें तो कैसे होगा, इसका मतलब जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वे कहीं भी कट नहीं करती, और जब कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो तीसरा केस हमारा ये हो सकता है कि वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, जो हमें हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। पैरेलल आएंगी तो कहीं पे कट नहीं करेंगी, और जब कट नहीं करेंगी तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा कंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन और कैसे इनकंसिस्टेंट होता है। ये आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। तो आई थिंक यहाँ तक बच्चों आपको समझ पा रहे होंगे कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं तो उससे हम कैसे अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए। पहले एग्जाम्पल में हमें दे रखा है 2x + के y - के 6 = 0। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है हमें, और दूसरी दे रखी है 4x - के 2y, 4x - के 2y - के 4 = 0। हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ग्राफिकल मेथड से चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखो A1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि हम A1/A2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। A1/A2 का मतलब है 2/4। 2/4 को तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं B1/B2। B1/B2 तो y का कोफिशिएंट है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है, तो -1/2 हो गया। अब निकाल लेते हैं C1/C2। ये कितना है, -6/-4, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। यानी कि A1/A2 B1/B2 का ये देखो ये 1/2 है और ये -1/2 तो इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो कौन सा केस हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस का मतलब है कि यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा और यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब यदि दोनों लाइनों को आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वे किसी एक पॉइंट पे ज़रूर कट करेंगी और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में, तो उन्हें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि वो हमारा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही होगी आपको। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए जल्दी से। A1/A2 ये तो निकालना ही है हमें, इन्हें ऐसे छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा वो देखेंगे अभी। दूसरा है 2x - 2y, 2x - 2y - 2 = 0, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 4x - के 4y,
4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें सेम निकालते हैं। यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 2/4, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, 2 1 2 2 2 4। ऐसे b1/b2 की वैल्यू है -2/-4, यानी कि इसे 1/2 लिख सकते हैं। c1/c2 कितना है, -2/-5, यानी कि 2/5 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a1/a2 तो हमारा इक्वल है b1/b2 के। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं वैल्यू, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये हमने केस आपको बताया था कि इस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल आएंगी एक दूसरे की, और जब पैरेलल आती हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता, हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होगे कि कैसे हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कुछ और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के और एलिमिनेशन मेथड के, उससे आपको और स्टेप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें हम कैसे अपना सॉल्यूशन, कोई क्वेश्चन हमें गिवन है तो कैसे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोच of a cricket team buys, the coach of a cricket team buys 7 bats 6 balls, 7 bats and 6 balls, ठीक है। 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है वो, ठीक है, for 3800, फॉर 3800, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, सी बाइज 3 बैट 5 बॉल्स, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, ठीक है। ये भी हमें दे रखा है यहाँ पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल, ठीक है। यानी कि जो कोच है वो 7 बैट्स, यानी कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स को 3800 में ख़रीदता है, ठीक है। 3 बैट्स और 5 बॉल्स को 1750 में ख़रीदता है। तो एक बैट और एक बॉल का प्राइस हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़, है ना, और प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक बैट है उसका प्राइस हमारा x रुपीज़ है, जो एक बॉल है उसका प्राइस हमारा y रुपीज़ है। अब देखो, जब एक बैट हमारा x रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x रुपीज़ के होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7x। एक बॉल y रुपीज़ की है तो 6 बॉल कितने की होगी, 6y रुपीज़ की, ठीक है। और टोटल कितना कॉस्ट है हमारा 3800, यानी कि एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 की हो जाएगी 7x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। और यदि टोटल प्राइस हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3800 आता है। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो 3 बैट्स हैं वो हो जाएगा 3x हमारा, और जो 5 बॉल्स हैं वो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1750,
ठीक है, दो इक्वेशन बन गई एक्स और वाई में। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन का मेथड है यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल करके हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इम्प्लाइज, यहाँ से 7x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 3800 माइनस 6y को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इस वैल्यू को उठा के हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे ही हम पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू ये है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 38 माइनस के 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका काम हमारा हो चुका है। अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बस इसका। तो देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 00, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, और ये आएगा 6 3 जा 18y। ठीक है, ये 7 जब एलसीएम लेंगे तो ये 35y हो जाएगा प्लस 35y, और 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 0 0, 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 5 और 7 5 12। तो कुल मिला के इतनी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ से 35 में से 18 गए तो कितना बचेगा, 17y इज इक्वल टू ये 12250 में से 11400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 50 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6 और 2 8, यानी कि 850 आ जाएगा हमारे पास। तो कुल मिला के जो y की वैल्यू हमारी निकलेगी, यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 50। ठीक है, तो 17 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू तो 50 निकल गई। ठीक है, y का मतलब है एक बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, 1 बॉल, y हमने बॉल लिया था ना, तो 1 बॉल की तो 50 रुपीज़ आ गई। अब बैट की ओर निकाल लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5 इंटू वाई। 5 इंटू वाई का मतलब है 5 5 जा यानी कि 25, 250 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 750। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 250, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बच आएगा 1500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 500, और एक बैट की कॉस्ट यानी कि 1 बैट, क्योंकि x को तो हमने 1 बैट का प्राइस माना था यहाँ पे। ठीक है, तो एक बैट का जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा, और एक बॉल का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिसमें हमने एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और वहाँ से हमारा सोल्यूशन आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, समझ पा रहे होगे आप कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल अभी हम लेंगे यहाँ पे, और वो होगा एलिमिनेशन मेथड, कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है x और y वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल जाएगी। ये हमारा प्रोसेस होता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 5 years ago नूरी, ये नाम है किसी का यहाँ पे नूरी, तो 5 years ago की बात चल रही है यहाँ पे। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। सोनू भी कोई यहाँ पे नाम है, तो उसकी बात हो रही है, नूरी और सोनू दो नाम है यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे 10 years later
10 years later, Nouri will be twice as old as सोनू। और उसके बाद बोला है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो प्रेजेंट एज है नूरी और सोनू की कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो तो हमारी है x, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स मान लिया हमने यहाँ पे, और प्रेजेंट एज जो सोनू की है वो हमने कितनी मान ली यहाँ पे y ईयर्स मान ली। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 5 ईयर्स एगो, जब एगो की बात होती है तो हमारा जो ईयर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और जब लेटर की बात होती है तो ईयर्स हमारे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स का मतलब है 5 ईयर्स एगो जो नूरी की एज है x माइनस 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और सोनू की हो जाएगी y माइनस के 5, क्योंकि प्रीवियस की बात हो रही है, एगो की बात हो रही है, तो 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे। तो 5 ईयर्स एगो न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये तो नूरी की एज है 5 ईयर्स एगो, ये थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स है, और ये हमारी सोनू की एज है 5 ईयर्स एगो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आ जाएगी, यहाँ देखो 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3y, भाई 3y को उठा के इधर ले आए लेफ्ट में, और 5 को उधर ले जाओ तो माइनस के 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसने बोला है 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 ईयर्स लेटर का मतलब ऐड हो जाएगा, 10 ईयर्स लेटर में ये हो जाएगी x प्लस 10 और ये हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, क्या बोला है उसने, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब यदि हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें सोनू के साथ तो ये नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस के 20, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई होके x माइनस के, देखो 2y को इधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10, और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक आप बच्चों समझ पा रहे होगे कैसे हमारी x y में 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब हमें इन्हें केवल सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड है हमारा ये, एलिमिनेशन किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में दे रखा है तो वो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा जिस मेथड से दे रखा है, कि सब्स्टिट्यूशन से दे रखा है, एलिमिनेशन से दे रखा है, जो मेथड दे रखा है उसी से करना पड़ेगा अगर दे रखा है एग्जाम में। ठीक है, नहीं दिया है तो आप एलिमिनेशन से कर दीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर दीजिए, आपको इक्वल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस के 3y इज माइनस के 10, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। देखो x यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करते ही जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस का x हमारा कट जाएगा, और ये बचेगा माइनस 3y और प्लस के 2y, यानी कि माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस के 20, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो y की वैल्यू तो हमारी 20 निकल गई। ठीक है, अब 20 के बाद हम x की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते। देखो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें y की वैल्यू तो x माइनस 3y का मतलब है y की वैल्यू 20 रख दीजिए, तो 23 जो हो गया यहाँ पे 60, और इज इक्वल टू माइनस 10। जब ये 60 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है वो नूरी की वो तो है 50 ईयर्स, और जो प्रेजेंट एज सोनू की है वो है 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो वो आपको आना चाहिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये वे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ पा रहे होगे यहाँ पे।
अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, तभी आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। क्योंकि मैथमेटिक्स इतना आसान तो होता नहीं है बच्चों, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. When 1 is subtracted फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। और उसके बाद बोला है यहाँ पे एंड इट बिकम्स 1/4 एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator, is added to its डिनोमिनेटर, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया है, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना है ये कहना क्या चाह रहा है। देखो फ्रैक्शन उसने पूछा है, तो फ्रैक्शन को हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले x/y मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन बी x/y। हमने x/y अपना फ्रैक्शन मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या गया, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है, ठीक है। कब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। देखो ये x इसका न्यूमरेटर है, y है इसका डिनोमिनेटर। तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट कहाँ से करना है, x में से, यानी कि x - 1। केवल न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहना है, ठीक है। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 3 = y। कुल मिला के इक्वेशन बन गई 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे उसके बाद देखिए एंड इट बिकम्स 1/4। 1/4 कब बिकम होता है, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। इस बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, केवल हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 ऐड करना है। 8 इज एडिड, कहाँ पे ऐड करना है, डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर है y, न्यूमरेटर है x, तो यहाँ पे y में 8 ऐड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ये हो जाएगा 4x, देखो 4 तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा y + 8, ठीक है। y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ उठा के, और ये हो गया 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कैसे भी सोल्व कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, चाहे एलिमिनेशन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मर्जी आपकी है कैसे करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पे आसान लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस का हो जाएगा, घटाते ही सब्ट्रैक्ट करते ही ये प्लस का और ये माइनस का, तो y कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा -x = -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू तो हमारी 5 आ गई। अब x की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू यानी कि 5 रखेंगे, तो 3 × 5 = 15 -y = 3। y को उधर, 3 को इधर, यानी कि ये आ गया 12 = y, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया, फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा x/y। x की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और y की वैल्यू है 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/12। तो बात समझ पा रहे होगे आप बच्चों। तो इस तरीके से यदि हमें कोई भी फ्रैक्शन निकालना है तो हम उसका यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीनों जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आपको इन्हें अच्छे से बराबर प्रैक्टिस करके करना है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा।
तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है इसे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे इसी जोश उत्साह के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।